हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और क्रैश कोर्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग। दिस इज द बायोमेंटर्स क्रैश कोर्स, बायोमेंटर्स क्लासेस का क्रैश कोर्स, जिसका बहुत सारे लोग पूरे साल तक वेट करते हैं। तो एक स्पेसिफिक डिजाइन्ड क्रैश कोर्स होता है हमारा, क्योंकि सभी टीचर्स लगभग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना भी मैटर है उसको हम लोग रिकॉल कर ले। अब देखिए यहां पे आपको कैसे अप्रोच करना है और मुझे कैसे अप्रोच करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो कई बार बच्चों को ये लगता है कि क्रैश कोर्स यूजफुल होगा कि नहीं होगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए सबसे ज्यादा यूजफुल इस क्रैश कोर्स का उसके लिए है जिसने ज्यादा तैयारी नहीं की है, ज्यादा प्रिपरेशन अभी नहीं किया है। ठीक, तो उसके लिए इस क्रैश कोर्स का सबसे ज्यादा एडवांटेज है। और कैसे एडवांटेज लेंगे आप? जो यूनिट होने वाला है, जिस यूनिट पर हम लोग बात करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, उसको एक बार पहले जरूर रीड करना है। मतलब अननोन, आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एकदम अननोन है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली बात क्या ध्यान रखना है, जो चैप्टर आने वाला है, जो चैप्टर करवाने वाले हैं हम, उसको क्या करना है, उसको एक बार रफली रीड करना है कि इसमें क्या क्या चीजें आएगी और कौन सी चीज क्या है। ठीक, तो सबसे ज्यादा एडवांटेज उसके लिए जिसने ज्यादा प्रिपरेशन अभी नहीं किया है। ठीक, अब उसके बाद कैसे करना है ये बता दिया मैंने आपको कि जो भी चीज होने, जो भी यूनिट आने वाला है आपके पास, जो यूनिट का लेक्चर आप देखने वाले हैं, उसको आपको अच्छे से एक बार पूरा पढ़ लेना है, ताकि आपको ये ना लगे कि ये कौन सी नई चीज आ गई है। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है, उसके हिसाब से चीजों को शॉर्टकट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस का काम है कि इस 30-35 लेक्चर के अंदर भी हम आपको लगभग सभी चीजें जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स पर काम करेंगे। जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी टॉपिक्स पर काम करेंगे। ये कहा मैंने, ये ध्यान रखना है, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी टॉपिक्स पर काम करेंगे। अब बारी आई जिन लोगों ने एक बार पढ़ा है, क्या उनके लिए ये यूजफुल है? तो उनके लिए भी ये यूजफुल है। आप फास्ट रिकॉलिंग कर सकते हो। जैसा मैं आपको ये कहता हूं कि जितने ज्यादा बार आप चीजों को, जितने ज्यादा बार आप सब्जेक्ट को रिकॉल करोगे, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, उतना ही एडवांटेज, उतना ही सरप्लस मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। सारे मार्क्स आपके इस चीज पर बेस्ड हैं कि आपने कितने बार सब्जेक्ट को रिकॉल किया है। तो उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। अब बारी आई जो बायोमेंटर्स कमांडोज हैं, जो साल भर से जिन्होंने पढ़ा है, क्या उनके लिए भी इसका एडवांटेज है? तो यस, उनके लिए भी ये एडवांटेज है। वो लेक्चर को एक बार फिर से हाई स्पीड पर देख सकते हैं और जो क्वेश्चंस हमने उनको कराए हैं उसको वापस से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना है कि उनको इसी पर्टिकुलर लेक्चर पर ही काम एक दिन में नहीं करना है। उनको अपने हिसाब से भी एक क्राइटेरिया डिसाइड करना है कि हमें और क्या क्या चीजों को रिकॉल करना है। तो बायोमेंटर्स कमांडोज के लिए एक मतलब अलग से चीज मैंने प्लस कर दिया, एक बात अलग से प्लस कर दिया कि उनको और क्या करना है। तो उनको और क्या करना है, जैसे मैंने फिजिकल से स्टार्ट किया, तो उनको ये ध्यान रखना है कि उनको इनऑर्गेनिक के भी कुछ लेक्चर्स रोज रिवाइज करते हुए जाना है। नोट्स आपके पास फाइनली बने हुए हैं अच्छे सुंदर, तो उस नोट्स को रिवाइज करना है। और उसके साथ साथ एनसीईआरटी की रीडिंग भी आपको लगाना है। वो आपके लिए हमेशा एज अ होमवर्क रहेगा कि जो चैप्टर हो गया है, जो चैप्टर मैंने आपको रिकॉल किया, जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसके एनसीईआरटी का एक बार रिकॉल आपको जरूर करना है। और उसके इंटेक्स में जो क्वेश्चंस हैं, अगर कोई न्यूमेरिकल वाला यूनिट है तो इंटेक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी आपको करना है। तो 30-35 लेक्चर्स के अंदर भी हम एक उतना जंप आउट कर सकते हैं जिससे कि हम सेलेक्ट हो जाएं।
और अच्छे मार्क्स पर हम सेलेक्ट हो जाएं, यही हमारा मोटो रहता है क्रैश का, है ना। और बायोमेंटर्स का क्रैश एकदम स्पेसिफिक क्रैश कोर्स रहता है, उसमें आपको सभी चीजें रिकॉल करने की हम कोशिश करते हैं कि जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा बच्चा सिलेक्ट हो। जिन्होंने केवल क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किया है उनको भी बहुत अच्छा एडवांटेज मिल पाए, ठीक है। अब देखिए, अब बारी आई कि ये तो आपका काम हो गया कि आपको क्या क्या करना है, तो लेक्चर रिकॉल करने हैं। जो बच्चे एकदम नए हैं उनको यूनिट को एक बार पढ़ करके बैठना है, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि कोई भी चीज एकदम कहां से आ रही है, कौन सी नई चीज है, ग्रास्पिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये सब चीजें ध्यान रखना है। धीरे धीरे 1-2 दिन में आपका ग्रिप बनने लगेगा। आप अगर हमारे साथ साथ काम करेंगे तो डीपीएस भी आपको करना है, टेस्ट पेपर्स भी आपको करना है, सब मिला करके फिर से एक बार हम लोग पूरे सिलेबस को जो हमने 365 डेज में पढ़ा है उसको फिर से एक बार 45 डेज के अंदर, 45-50 डेज के अंदर हम लोग रिकॉल करने वाले हैं। मतलब सब कुछ एकदम फ्रेश हो जाएगा फिर से। तो ये एक आपके लिए क्या क्या करना है ये क्राइटेरिया डिसाइड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे रिकॉल करूंगा, उसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं किसी भी यूनिट को मैं इस तरीके से डिवाइड करूंगा, जो हमारे सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी डिस्कवरीज है, तो उनको मैं आपके लिए ओरल रिकॉल करूंगा। मतलब मैं आपको ओरली बोल दूंगा, जैसे एटम को कैरेक्टराइज किसने किया, जॉन डाल्टन ने किया, तो ये सबको पता भी रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक बार इन सब चीजों को रिकॉल करूंगा। तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन किसी यूनिट का मैं क्या करूंगा, जो सिंपल चीजें हैं, जो आपको याद रहती है पहले से, जो आप 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैंने ऐसा कहा कि जो आप 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि पढ़ते हुए आए हैं तभी बात बनने वाली है ना। तो उनको मैं ओरली रिकॉल करूंगा। कुछ चीजें डाटाबेस रहती है, उनको हम लोग लिखेंगे, और जहां से एकदम कॉन्सेंट्रेटेड कि यहां से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उन चीजों को हम लिखेंगे भी, और उन चीजों से रिलेटेड हम लोग डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। मतलब उन चीजों को हम लोग लिखने वाले भी हैं, और उन पे क्या फॉर्मूले हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पे भी हम लोग काम करेंगे। तो ओरली भी करेंगे हम लोग, लिखेंगे भी चीजों को, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, और जहां समझने वाली बातें आएंगी उसको हम लोग एग्जैक्टली समझने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये चीज इस तरीके से सॉल्व होगी, इस पे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होंगे वो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट अवेटेड क्रैश कोर्स बायोमेंटर्स क्लासेस का। और एज इट इज, जैसा मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं, वैसे ही इस बार भी हम लोग सीधा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बात करेंगे। सबसे पहला यूनिट जो हम स्टार्ट करते हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग 3 तरीके से इसको करने वाले हैं। कुछ चीजें मैं आपके लिए ओरली आपको समझाऊंगा, ओरली रिकॉल करूंगा आपके लिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में हम लिखेंगे भी, और उन पे बेस्ड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और कुछ चीजें ऐसी होगी जो कंसेप्ट बेस है उसको हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि ये चीज ऐसे होगी, और इस पे नए कॉन्सेप्ट या नए क्वेश्चंस बनेंगे तो वो ऐसे होंगे। ठीक, तो मेरा जो वर्क है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपका वर्क आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी क्लियर कर दिया। अब नाउ द यूनिट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटोमियो से आया एटम, इट मींस इंडिविजिबल, जो अविभाज्य है, जो इंडिविजिबल है वो एटम है। ठीक, जॉन डाल्टन ने इसको कैरेक्टराइज किया, और डाल्टन ने ये कहा कि किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा, सबसे सूक्ष्म कण जो होगा, जो अविभाज्य है, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, वो एटम है। लेकिन आज की डेट में हमको पता है कि हम इसमें से भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब निकाल लेते हैं। तो आज की डेट में ये कोई इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, लेकिन डाल्टन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। हार्ड, स्फेरिकल एंड इलास्टिक, ठोस, कठोर और प्रत्यास्थ होता है। हार्ड, स्फेरिकल एंड इलास्टिक,
ठोस, गोलाकार एवं प्रत्यास्थ होता है। कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, किसी भी केमिकल रिएक्शन से ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑल द आइटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम मास नंबर एंड सेम शेप एंड सेम केमिकल रिएक्टिविटी। जबकि आज की डेट में आप देखेंगे तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स का मास अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अभी आइसोटॉप्स की भी डिस्कवरी हो गई थी, उस समय आइसोटॉप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो हाइड्रोजन की बात करें हम तो उसके दो एटम अगर वो प्रोटियम और ड्यूट्रियम या टाइट्रियम के फॉर्मेट में है तो उनके मासेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डाल्टन ने कहा कि किसी एलिमेंट के सभी एटम्स के मासेस कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। दूसरी बात कहा डाल्टन ने, अगली बात, केमिकल रिएक्टिविटी इज ड्यू टू स्मॉलर साइज, छोटे साइज के होते हैं इसलिए वो आपस में कंबाइन करते हैं। कॉम्बिनेशन फॉर द स्टेबिलिटी, तो कॉम्बिनेशन स्टेबिलिटी के लिए होता है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बट दिस इज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज, लेकिन ये साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि अगर बैलेंस ही खाली है तो वो कंबाइन करेगा और बैलेंस ही खाली नहीं है, जैसे इनर्ट गैसेस किसी के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। तो इतनी चीजें आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ध्यान रखना है। हालांकि मैंने आपको बोला है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन की मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन रहेगी उसको हम लोग बहुत अच्छे से उस पर काम करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कैथोड रेस। तो विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लकर ने डिस्कवर किया कैथोड रेस को। कैथोड रेज आर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ऋण आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं कैथोड रेज। एनोड रेस को डिस्कवर किया यूजिन गोल्डस्टिन ने, यूजिन गोल्डस्टिन ने। एनोड रेस आर द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, एनोड रेस कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अभी आपको इससे ज्यादा इसमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एनोड रेस आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो एनोड रेस इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में किधर डिफ्लेक्ट होंगे, नेगेटिव पोल की तरफ, जबकि कैथोड रेस किधर जाएंगे, पॉजिटिव पोल की तरफ, क्योंकि उस पे चार्ज कैसा था, नेगेटिव था। तो कैथोड रेस को डिस्कवर किया, कैथोड रेस को किसने डिस्कवर किया, हमने आपको बताया कैथोड रेस की डिस्कवरी विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लकर। एनोड रेस को किसने डिस्कवर किया, यूजिन गोल्डस्टिन। एक और ध्यान रखेंगे, एक्सरेस, एक्सरेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया, रॉन्जिन ने डिस्कवर किया एक्सरेज को। एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया, रॉन्जिन ने डिस्कवर किया एक्सरेज को। अब हम बात करते हैं अबाउट द सम इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में हम लोग इंक्लूड करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। क्या नाम रखा था इलेक्ट्रॉन का थॉमसन ने, कैट्रॉन। क्या नाम रखा था, कैट्रॉन, क्योंकि कैथोड रेज से आया इसलिए कैट्रॉन बोला। बाद में स्टोनी ने उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया, बाद में उसको स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। अगर साइन पहले लगा होगा तो नेगेटिव साइन रहेगा, मतलब माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg और 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का E/m रेशो, तो E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम, E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकल के आएगा, E इज द चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अगर मैं kg में रखता हूं तो ग्राम में रखूंगा तो माइनस 28 हो जाएगा। इसको ऊपर कैरी ऑन करोगे तो कैसा हो जाएगा, 10 टू द पावर प्लस का 31 हो जाएगा। ये 10 टू द पावर प्लस का 31 हो जाएगा, 10 टू द पावर 31 प्लस का हो गया, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। 31 में से 19 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर 12 बच जाएगा आपके पास। तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 0.17 इंटू 10 टू द पावर 12 और 1.7 इंटू 10 टू द पावर 11
कूलम्स पर केजी आंसर मिल जाएगा आपको E by m रेशो फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का E by m रेशो हो गया। अब प्रोटॉन का भी E by m रेशो पूछ सकते हैं, तो अगर प्रोटॉन का मास याद है अल्फा का भी पूछ सकते हैं। अगर अल्फा का मास याद है तो आपको आराम से बन जाएगा, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं आगे। तो प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। किसने डिस्कवर किया इसको? यूजिन गोल्डस्टिन ने डिस्कवर किया प्रोटॉन को। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया? यूजिन गोल्डस्टिन ने। चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। और मास कितना? 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो चार्ज और मास मालूम है, तो E by m आप कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फा में क्या होगा? चार्ज 2 यूनिट होता है, तो 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाय 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से अल्फा का E by m रेशो फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्टिकल न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने। किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, अनचार्ज पार्टिकल होते हैं। न्यूट्रॉन्स का कोई मास, कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन आर द अनचार्ज पार्टिकल आर न्यूट्रल पार्टिकल। किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, अगली बात करते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन्स आर द हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। इन तीनों फंडामेंटल्स में सबसे भारी कौन है? सबसे भारी है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, ये आपको ध्यान रखना है। मास कितना? 1.676 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। न्यूमेरिकली आप प्रोटॉन के मास के बराबर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आई बात प्रोटॉन्स की। अब बात करेंगे उसके बाद न्यूक्लियस के। एक एक्सपेरिमेंट आता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। तो थॉमसन्स में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? थॉमसन ने कहा था, वाटरमेलन वाला एक्सपेरिमेंट दिया था। रेड पार्ट इज प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज है या सीड्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन। और थॉमसन ने इससे बताया क्या था? थॉमसन ने इससे ये बताया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। क्योंकि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं। यह है थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। तो इसमें इतनी बात ध्यान रखना है। उसके बाद आया रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, सभी चीजें हमने पढ़ के रखा है, केवल हमें रिकॉल करना है। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था गोल्ड फॉइल ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4 मिलीमीटर ऑफ थिकनेस। तो 10 टू द पावर माइनस 4 mm थिकनेस का गोल्ड फॉइल यूज किया। क्या काम किया? अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सिमिलर विथ फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल्स are similar with fast moving helium nucleus containing 2 units of positive charge and its mass is 4 AMU. And what happens here? Mostly the alpha particle pass through the foil. अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, somewhere get deflected and very few alpha particles were turned back. तो ये रदरफोर्ड का न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट था। 3 चीजें देखने को मिली। मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए because there is lot of empty space. Some alpha particles were get deflected. कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए क्योंकि यहां पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में जाएगा तो क्या करेगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। And all the mass is concentrated in the center. When alpha particles strike to the solid mass, then it will be turned back. So this is the nuclear experiment. ये रदरफोर्ड का न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट है। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस क्या होता? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज सेंटर पार्ट ऑफ द एटम। किसी भी एटम का पॉजिटिव चार्ज सेंटर पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, वेयर
न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दोनों को कंबाइंड करके हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। बोथ आर कंबाइंडली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। ये सब पॉइंट्स पे मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि जो सिंपल बातें होती है, जो छोटी छोटी चीजें होती है, एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत आसानी से गलत भी हो जाती है, इसलिए सभी चीजों को पे बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन्स कहते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। दूसरी बात, अगली इंपॉर्टेंट बात है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो ऐसा ध्यान रखेंगे 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 13 सेंटीमीटर और 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 15 meter is the radius of the nucleus. Radius of atom is 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर और 10 to the power minus 10 मीटर। ओके, तो 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर या 10 to the power minus 10 मीटर इज द रेडियस ऑफ द एटम। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मच टाइम एटम इज बिगर देन रेडियस, हाउ मच टाइम एटम इज बिगर देन रेडियस। तो दोनों स्फेरिकल है, तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं एटम वर्सेस रेडियस, एटम वर्सेस न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं कितने टाइम्स बड़ा होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब 10 to the power minus 10 मीटर का क्यूब बाय 10 to the power minus 15 मीटर का क्यूब। तो कितना हो गया 10 to the power minus 30 बाय 10 to the power minus 45। ऊपर कैरी ऑन करोगे तो कितना बच जाएगा 10 to the power 15 टाइम्स। तो कभी भी न्यूक्लियस से एटम कितना बड़ा होगा, 10 to the power 15 टाइम्स बड़ा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है, ध्यान रखेंगे। डेंसिटी के बारे में भी पूछते हैं, तो डेंसिटी कैसे निकलती है, मास बाय वॉल्यूम से निकलती है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकलेगी, मास बाय वॉल्यूम से निकलेगी। कॉमन डेंसिटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10 to the power 14 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 10 to the power 14 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या 10 to the power 11 kg पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज द डेंसिटी फॉर द न्यूक्लियस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने रदरफोर्ड्स मॉडल से बात किया। रदरफोर्ड्स मॉडल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन अगली बात करते हैं हम लोग बोर्स मॉडल के बारे में। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन बोर्स मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्स मॉडल, ठीक है। फर्स्ट क्वांटनाइज्ड एनर्जी लेवल कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय बोर। पहली बार बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कहां चलते हैं, सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी में चलते हैं, ऐसा कहा था नील्स बोर ने। वेयर angular momentum of electron is mvr equal to n into h by 2 pi। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mvr equal to n into h by 2 pi। बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में चलेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल इंटीगर होगा n इंटू एच बाई 2 पाई का, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो यह है बोर्स मॉडल, ठीक। पहली बार नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी, मतलब अपने ऑर्बिट में चलने के लिए इलेक्ट्रॉन को किसी भी टाइप के एनर्जी को गेन या लॉस करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर वो बाहर से एनर्जी गेन करेगा तो अगले ऑर्बिट में जंप करेगा, और जंप करेगा तो वापस भी आएगा, तो एनर्जी का यहां पे ट्रांजिशन होगा। एंड द गेन और लॉस ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी
एंड दिस पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। यहां से शब्द आया क्वांटा, इसी से बना क्वांटम। ठीक है, तो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज in form of small packets of energy is called quanta. In case of light, it is known as photon, और प्रकाश के केस में इसे ही हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट बातें आई। ठीक, फर्स्ट क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल की बात की बोर्स मॉडल ने। दूसरी, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में चलेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू n इंटू एच बाई 3 पाई का मल्टीपल होगा। 2-3 साल पहले ऐसा एक क्वेश्चन आया, नहीं और थोड़ा 12-13 के बीच में क्वेश्चन आया कि थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो थर्ड ऑर्बिट में चलेगा तो n की वैल्यू हम 3 रख देंगे, तो 3 इंटू एच बाई 2 पाई हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये हुआ बोर्स मॉडल से रिलेटेड पॉइंट। अब बात करेंगे थोड़ी सी एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल, क्या एप्लीकेशन है बोर्स मॉडल की। तो पहले बात तो ध्यान रखना है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के बारे में बात किया था नील्स बोर ने। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है बोर्स मॉडल में आपको, कि ये मॉडल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे, दिस मॉडल एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड लाइक हाइड्रोजन एटम लाइक हाइड्रोजन। मतलब क्या, जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इन विच 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो स्पेक्ट्रम ऑफ ओनली दोज स्पीसीज आर एक्सप्लेन्ड बाय द बोर्स मॉडल इन विच ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे परमाणुओं के वर्णक्रम की व्याख्या करता है बोर्स मॉडल। एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम लाइक हाइड्रोजन, इट मीन्स हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, दूसरी बात, रेडियस के कैलकुलेशन पर बात करता है। सीधा सीधा फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, n² by z into 0.529 is the formula for calculation of atomic radius. n² by z into 0.529 into 10 to the power minus 10 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में लाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, n² by z into 0.529 into 10 to the power minus 8 centimeter for the formula calculation of atomic radius। और अगर रिलेशन बनाना है तो रेशो के लिए तो r1 by r2, तो r is directly proportional to n², तो r1 by r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1² by n2², और r1 by r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, z2 by z1। तो ये हुआ रिलेशन। ठीक, अब फॉर्मूले अगर आपको याद है तो कोई सा भी क्वेश्चन होगा, किसी भी एटम का रेडियस निकालना होगा, आपको z और r पता है तो आप आसानी से निकाल लोगे। जैसे मैंने कहा, फाइंड रेडियस फॉर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालो। तो r इक्वल टू क्या हुआ, n² by z इंटू 0.529। थर्ड ऑर्बिट कहा तो 3 का स्क्वायर, z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0.529। फर्स्ट ऑर्बिट होता तो 0.529 ही रहता, थर्ड ऑर्बिट है तो कितना आ गया, 9 इंटू 0.529, तो 4.761 इज द रेडियस फॉर द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ इस पे आता रहता है, इसलिए मैंने इसको रिकॉल किया। एनर्जी, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला है -z² by n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, -z² by n² इंटू 21.79 इंटू 10 to the power -19 जूल्स पर एटम। एनर्जी को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले है ये, माइनस, फॉर्मूले सब एक ही है, केवल यूनिट बदल रही है।
z square by n square into 21.79 into 10 to the power minus 12 arcs per atom। ठीक है, तो ये हुए फॉर्मूले। अब अगर रिलेशन लेना है तो क्या हो जाएगा, E1 बाय E2 इक्वल टू व्हाट, Z1 स्क्वायर बाय Z2 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर बाय Z2 स्क्वायर, या E1 बाय E2 इक्वल टू N2 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर, N2 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले एनर्जी के कैलकुलेशन से रिलेटेड। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कैसी आती है, तो 2 इंटू टोटल एनर्जी फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। अभी जो हम लोगों ने लिखा था ये टोटल एनर्जी के फॉर्मूले हैं, 2 इंटू टोटल एनर्जी। हाउ टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, माइनस टोटल एनर्जी, माइनस टोटल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी को माइनस साइन से, माइनस से और लाओगे तो प्लस साइन हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूं। कैलकुलेट टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन present in first orbit। ओके, तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल्स में पूछेंगे तो फॉर्मूला 21.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स पर एटम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो यहां पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट है, हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N का वैल्यू 1 इंटू 13.6। तो हियर टोटल एनर्जी इज व्हाट, माइनस 13.6। तो अबाउट पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, 2 इंटू टोटल एनर्जी, तो 2 इंटू माइनस 13.6, तो कितना आ जाएगा, माइनस 27.2। ओके, 27.2। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, माइनस टोटल एनर्जी, तो माइनस 13.6, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्लस 13.6। कोई भी क्वेश्चन आएगा, केवल आपको क्या ध्यान रखना है, केवल आपको यह ध्यान रखना है, फॉर्मूले को ध्यान रखना है। उसके बाद कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड स्टेट, द इलेक्ट्रॉन इज जम्प्ड इनटू इट्स नेक्स्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन इज जम्प्ड इनटू इट्स नेक्स्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अपने अगले ऊर्जा अवस्था में चला गया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे तो n इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे तो n इक्वल टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे तो n इक्वल टू 4, लाइक दिस। इस तरीके से कैलकुलेशन आगे चलेगी। जैसा मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके लिए, फाइंड फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी फॉर बेरिलियम 3+। बेरिलियम 3+ के प्रथम उत्तेजन अवस्था की ऊर्जा ज्ञात करो। तो बेरिलियम के लिए Z का वैल्यू कितना होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 हो गया Z का वैल्यू। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ द फॉर्मूला इज माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 13.6 इज द फॉर्मूला। तो Z का वैल्यू कितना, 4, तो 4 का स्क्वायर बाय n का वैल्यू ध्यान रखना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट मींस n इक्वल टू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 4।
तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो n इक्वल टू 2 इंटू 13.6. ओके, तो नाउ व्हाट, -16/4 इंटू 13.6, तो ये आ गया 4 टाइम्स. अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -6 चौका 24, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आपको मिल गया. अब जैसे मान लो कभी ऐसा कहें कि इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में था और 2nd ऑर्बिट में आ रहा है, 5th ऑर्बिट में है और 2nd ऑर्बिट में आ रहा है, तो कैसे जाएंगे? 5th ऑर्बिट का निकालेंगे, 2nd ऑर्बिट का निकालेंगे, फिर 5 में से 2nd को माइनस कर देंगे. जो भी ट्रांजिशन स्टेट पूछेगा उसको इस तरीके से सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये हुआ अगली बात जिस पे हम लोगों ने बात किया. अब अगला जिस टॉपिक पे हमें बात करना है वो है सोमरफेल्ड्स मॉडल. थोड़ी थोड़ी सी बातें हम सभी चीजों पे कर रहे हैं, है ना. सोमरफेल्ड्स मॉडल, तो पहली 2 चीजें ध्यान रखना है. बोर्स मॉडल ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी. इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों पर चक्रण करते हैं. अब बारी आई सोमरफेल्ड्स मॉडल की. तो सोमरफेल्ड ने पहली बात कहा कि ऑर्बिट्स का जो शेप है, ऑर्बिट्स आर एलिप्स लाइक शेप्ड. एलिप्स लाइक ऑर्बिट कैसे होंगे? दीर्घ वृत्ताकार होंगे. एक बात ये ध्यान रखना है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, ये सब चीजें पूछते हैं. तो अगर कोई बड़ा वृत्त या दीर्घ वृत्त है तो उसकी सिचुएशन कैसी होती है? उसकी सिचुएशन ऐसी होती, बीच में वो मोटा रहता है और कॉर्नर्स पे कैसा रहता? फ्लैटन रहता है. कॉर्नर पे सिकुड़ा नैरो हो जाता है ना, तो बीच में फ्लैटन रहेगा और कॉर्नर्स पे कैसा हो जाएगा? नैरो हो जाएगा. तो एलिप्स लाइक शेप में चलते हैं इलेक्ट्रॉन. यहां पे एक बात ये कहा. दूसरी बात, जब हाई रिजोल्यूशन वाले इलेक्ट्रोस्कोप को, एक्सरेज को यूज किया गया यहां पे, तो ये पता चला कि नील्स बोर ने जिसको ऑर्बिट कहा था वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ है. तो यहां से एक बात और आई कि सोमरफेल्ड ने यह भी कहा कि वो ऑर्बिट्स भी छोटे छोटे या सब एनर्जी लेवल्स में क्लासिफाइड होते हैं. तो यहां से एक डिस्कवरी हुई सब सेल्स की, SPDF की डिस्कवरी यहां से हुई. मतलब SPDFG जो आप सब सेल्स पढ़ते हैं उसके बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था? सोमरफेल्ड ने बताया था. तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस. तो इलेक्ट्रॉन्स दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चलते हैं, एलिप्स लाइक शेप ऑफ ऑर्बिट में, ऑर्बिट के अंदर चलते हैं इलेक्ट्रॉन. एक बात. दूसरी बात ये बताया इसने कि ऑर्बिट्स जो होते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर ये पता चलता है कि वो भी स्प्लिटेड होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाएंगे तो स्प्लिट होते हुए दिखाई देते हैं. इसका मतलब छोटे छोटे और एनर्जी लेवल्स में वो डिवाइडेड होते हैं. इट इज कॉल्ड सबसेल्स. और वो सबसेल्स सबसे छोटे पार्ट में जिसमें डिवाइड होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स. तो यहां से कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं. ऑर्बिटल्स, तो और देखिए कोई भी ऑर्बिट जो है वो डिफरेंट सब एनर्जी लेवल में बटा हुआ है. इट इज क्लासिफाइड एज सबसेल्स. उसके बाद बारी आई ऑर्बिटल्स की. तो ऑर्बिटल्स आर नोन एज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. कक्षक क्या होते हैं? वे त्रिविमीय संरचनाएं होती हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है. एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. अब हम बात करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में. शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. तो थोड़ी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं. तो देखिए सबसे पहले एस सबसेल के ऑर्बिटल्स. तो एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके शेप के बारे में हम बात करेंगे. कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं. इसके बाद पी कैसे होते हैं? डम्बल होते हैं. पी के जो ऑर्बिटल है उनका शेप कैसा होता है? डम्बल. पी सबसेल के ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? डम्बल. डी का शेप कैसा होता है? डबल डम्बल. डबल डम्बल. डबल डम्बल.
और f ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स आर ट्रिपल डंबल, कॉम्प्लेक्स आर ट्रिपल डंबल। तो सबसे पहले शेप ध्यान रखना है, s कैसा स्फेरिकल, p कैसा डंबल, d कैसा डबल डंबल, और f का शेप कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात यहां पे ध्यान रखना है, एक पॉइंट यहां से और इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोडल सरफेस और नोडल प्लेन। तो वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, जैसे मैं s की बात करूं तो वो कैसा होगा, देखिए वो स्फेरिकल इन शेप होता है। तो स्फेरिकल इन शेप होगा मतलब ऐसा, फिर एक लेवल इसके बाद थोड़ी दूरी पे रहता है। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आई तो यहां दोनों के बीच में कुछ जगह खाली बची, तो यहां पे इसको हम कहते हैं नोडल सरफेस एस के केस में। अब पी ऑर्बिटल्स जैसे हैं तो डंबल शेप वाले होते हैं, तो ऐसा डंबल, यहां पे कुछ जगह खाली बची, तो क्योंकि ये डायरेक्शनल है इसलिए इसको कहते हैं हम नोडल प्लेन। तो यहां पे मैं आपको दो फॉर्मूले देने वाला हूं जिससे सारा काम हो जाएगा। तो यहां पे स्फेरिकल नोड होती है और यहां पे नोडल प्लेन्स होते हैं जिनमें डायरेक्शन होती है। अब काम की बात क्या कर ले, तो स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला होता है स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड्स का नंबर हम कैसे निकालते हैं, n माइनस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1। क्वांटम नंबर पर भी हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि एप्लीकेशन इधर उधर जाएगी, बीच में चीजें आएगी, इसलिए मैंने कहा था एकदम अननोन नहीं रहना है किसी भी चीज से। तो n माइनस l माइनस 1 स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला है। और एंगुलर नोड दूसरी होती है, एंगुलर नोड्स निकालने का फॉर्मूला है एंगुलर नोड्स इक्वल टू l। एंगुलर नोड्स किसके बराबर होते हैं, l के बराबर होते हैं। एंगुलर नोड्स किसके बराबर होते हैं, l के बराबर होते हैं। तो जब मैं क्वांटम नंबर करा लूंगा तभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी वो बात, लेकिन अभी आपको फॉर्मूला नोट करना है ताकि अगर कभी मिसिंग भी हो जाए तो आपको पता रहे कि ये फॉर्मूला इससे निकल जाएगा, है ना। देखिए एक और बात ध्यान रखना है, फॉर s ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होती 0, l इक्वल टू 0। p ऑर्बिटल्स के लिए l इक्वल टू होता है 1, d ऑर्बिटल्स के लिए l इक्वल टू होता है 2, और f ऑर्बिटल्स के लिए l का वैल्यू होता है 3। तो एक फॉर्मेट ये भी ध्यान रखना है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो नंबर ऑफ l मतलब अजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू किसी भी s सबसेल के लिए कितना होता है, 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, मुझे ध्यान रहती है चीजें, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब उसके बाद अगला जो टॉपिक है जिसपे हम बात करने वाले हैं, जिससे हमारी आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और जिसपे बेस्ड क्वेश्चन भी कंफर्म आपको मिलेंगे, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर में कुल, जहां से 100% कुछ न कुछ मिलेगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके बाद क्वांटम नंबर्स। ठीक, उसके बाद केवल फॉर्मूले लिखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन जहां पे होते हैं वहां पे फॉर्मूले उसके लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 3 रूल्स अप्लीकेबल है। सबसे पहले अफबाउस, तो बुक में आपने सीढ़ियां बनी हुई देखी होगी, अफबाउस प्रिंसिपल। तो अफबाउस प्रिंसिपल क्या कहता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स इज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के अनुसार होता है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स इज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s लाइक दिस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जब पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो वहां पे ये सब चीजें सम अप कर देंगे, 1s 2s 2p। और क्या क्या ध्यान रखना है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। देयर इज द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग।
एस में मैक्सिमम 2, पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। दूसरा जो रूल है कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो है हंट्स रूल। दूसरा रूल क्या है? हंट्स रूल। तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स, जिसको हम टेक्निकली डीजनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं, उनके लिए अप्लीकेबल है। अब मैंने आपको बताया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर मान लो मेरे पास कभी 4 इलेक्ट्रॉन है पी में, पी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी? 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करने की है, अभी 4 है उसके पास। तो अब मैथमेटिक्स अगर हमारा अच्छा है तो हम इसको ऐसे बांट देंगे, 1s, एक 2 पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिए। लेकिन हंट्स रूल ये कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। देन हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स? सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में जाएगा, देन पेयरिंग विल टेक्स प्लेस, देन पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। तो व्हाट इज अबाउट द हंट्स रूल? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक्स प्लेस until all the available orbitals are singly occupied. Pairing of electron will not take place until all the available orbitals are singly occupied. जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाएगा तब तक युग्म बनना प्रारंभ नहीं होगा। यह है हंट्स रूल। और तीसरा जो रूल आता है कॉन्फ़िगरेशन में वो है पॉलीज एक्सक्लूजन, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सिंपल सा रूल है। देखो, एक ऑर्बिटल में जब भी हम 2 इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं तो हम एक को ऐसा रखते हैं और एक को ऐसा रखते हैं। कभी हमने ऐसा नहीं किया, नेवर लाइक दिस, कभी हमने ऐसा नहीं भरा, है ना। हमेशा कैसे भरते हैं? ऐसे भरते हैं। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो व्हाट इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? No two electron can have exist in same spin. No two electron can have exist in same spin or same quantum state. क्वांटम स्टेट। 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी समान चक्रण में उपस्थित नहीं होते हैं। दिस इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखो, इसके बाद आपको 1 to 30 तक का कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से बनाते आना चाहिए। हालांकि आजकल अनलिमिटेड हो गया है, एफ ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन भी पूछते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उसी को पूछेंगे, तो उसका अपना ट्रिक है, वो हम लोग पीरियोडिक टेबल या एफ ब्लॉक के समय भी बात करेंगे। लेकिन 1 to 30, तो देखो किस सीक्वेंस पे जाना है? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमें जाना है। ध्यान क्या रखना है? s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6 और डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जैसे मान लो मुझे नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेयर? 1s, कितनी कैपेसिटी है? 2। सेकंड इज 2s, 2, 2p, 6, कंप्लीट हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। ओके, तो ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब मान लो मुझे आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये हो गया 18 नंबर का एलिमेंट जिसका हमने कॉन्फ़िगरेशन बना दिया है। तो ध्यान रखना है 18 नंबर के एलिमेंट का भी बना लिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है? स्कैंडियम 21 से क्रोमियम 30, स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक के कॉन्फ़िगरेशन पे मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ चीजें आती रहती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं स्कैंडियम की। 18, देखो आर्गन ले लिया मैंने तो कितना कवर कर दिया? 18। 3p6 के बाद क्या आता है? 4s, तो 4s2, 18 2 20 और 3d1। तो ये हो गया स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम
टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक 30। इन कॉन्फ़िगरेशंस पे थोड़ी मास्टरी रखनी है। तो ये हो जाएगा 4s2 3d2, ये हो जाएगा 4s2 3d3। रूल के अकॉर्डिंग तो ये कैसा रहेगा, 4s2 3d4 रहेगा, लेकिन एक्सेप्शनल केस है 4s1 3d5 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जब ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड होते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। कंप्लीटली फिल्ड इज द मोस्ट स्टेबल, देन हाफ फिल्ड, देन अनफिल्ड। ये हो जाएगा 4s1 4s2 3d5। ये कैसा हो जाएगा 4s2 3d6। ये कैसा हो जाएगा 4s2 3d7। ये कैसा हो जाएगा 4s2 3d8। ये कैसा हो जाएगा फिर से 4s1 3d10। तो दो एक्सेप्शन आ गए 3d तक, 3d तक दो एक्सेप्शन आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये 4s2 3d10। तो दिस इज अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पीसीज। और ये भी ध्यान रखना है कि ये क्रोमियम और कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, it is considered to be the ground state configuration, not excited state configuration. It is ground state electronic configuration, क्योंकि ये अपने आप बदला है। क्या बताया था मैंने, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जो कंप्लीटली फिल्ड है, फिर उसके बाद हाफ फिल्ड। तो 4s1 3d5 होने की कंडीशन पर ये हाफ फिल्ड हो गया है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन पे अच्छे से काम करना है। अब ये हो गई बात कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो पैरामैग्नेटिक नेचर, एक यहां से कुछ आ सकता है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, पैरामैग्नेटिक्स आर कलर्ड। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कैसी होती है, कलर्ड होती है। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कैसी होती है, कलर्ड होती है। मैग्नेटिक मोमेंटम आप इसका निकाल सकते हो, √n n+2bm का फॉर्मूला लगा करके आप मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल सकते हो। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल सकते हैं हम इसका, मैग्नेटिक मोमेंटम। और जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा वो कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। ऑल द डायमैग्नेटिक स्पीसीज आर द कलरलेस, ऑल द डायमैग्नेटिक स्पीसीज आर द कलरलेस। ठीक, जैसे क्वेश्चन आता है फाइंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, दो एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको, निकल 2+ एंड आयरन 3+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ये ढूंढना है। तो जब भी किसी स्पीसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछेंगे ना तो कैसे करेंगे, पहले निकल देखो, निकल 28 क्या कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 3d8 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल। तो 4s2 3d8 डी है, ओके। 5 ऑर्बिटल बनेंगे ना डी के, इसलिए काट दिया मैंने, है ना। तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी कितने अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं इसके पास। निकल 2+, देखो गलती कहां पे होती है, केवल यहां गलती होगी कि एस और डी का केस है तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां निकलेंगे, कहां से निकलेंगे, एस से निकलेंगे, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेंगे, एस ऑर्बिटल से निकलेंगे। तो नाउ इट इज 4s0 3d8, तो d8 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है 5 6 7 8। तो कितने अनपेयर्ड बच गए भैया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर इन निकल 2+। बस ये बात ध्यान रखना है
कि इन केस ऑफ एस एंड डी ऑर्बिटल एस का एनर्जी कंपैरेटिवली लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, एस से। आयरन 3+, तो आयरन कितना, पहले आयरन पे आते हैं, ग्राउंड स्टेट 4s2 3d6 इज द आयरन ग्राउंड स्टेट। अब 3+ करना है, तो अगर आप यहां से निकाल दोगे तीनों तो तीन ही अनपेयर्ड बचेंगे, तो गलत आंसर आ जाएगा 4s0 3d5। तीन निकालने थे, दो यहां से माइनस किया, एक डी से माइनस किया, 3d5। तो नाउ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आयरन 3+, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आयरन 3+। तो काउंटिंग ऑफ अनपेयर्ड पे क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन है ये, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंटम, फॉर्मूला दिया मैंने आपको, √n n+2 bm इज द मैग्नेटिक मोमेंटम। जैसे मैंने कहा आयरन 3+ का मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करो। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आयरन 3+, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n is the number of unpaired electron. What happens? 5 plus 2, तो answer is √35. √35 is the magnetic momentum. √35 bm is the magnetic momentum for iron 3+. Now for nickel 2+ भी देख लें। nickel 2+, what happens? 2 unpaired electron in nickel plus 2 unpaired electrons. So mu equal to what? √n n+2। तो कितना आ जाएगा, हाउ मच इज द म्यू फॉर द निकल 2+, √8। मतलब 2.9 के ऑर्डर में, अगर 9 होता तो आंसर 3 आ जाता, 2.9 के ऑर्डर में कुछ आंसर आपको यहां पे मिल जाएगा। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ना कुछ इस पे आता रहता है। मैग्नेटिक मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हैविंग मैग्नेटिक मोमेंटम, more the number of unpaired electron, more the magnetic momentum. This is the important point. तो ये ध्यान रखना है। और जिसमें unpaired electron नहीं है वो diamagnetic है। All the diamagnetic species are the colorless. इसके बाद अगले हिस्से पर बात करते हैं, that is related with the most important topic and that topic is quantum numbers. Quantum numbers. और क्वांटम नंबर्स को हम 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको नील्स बोर ने डिस्कवर किया था। एक एक को पूरा क्लियर करते हुए चलते हैं। नील्स बोर ने बताया था बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का रिलेशन जो है वो ऑर्बिट्स के साथ है, ये ध्यान रखना है। बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिट से रिलेट होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या चीजें डिफाइन करती है इसके बारे में बात करते हैं। दिस क्वांटम नंबर डिफाइन, नंबर 1, मेन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल, मुख्य ऊर्जा स्तर, मेन एनर्जी लेवल को डिफाइन करता है। दैट इज KLMN, मतलब ऑर्बिट्स का इंफॉर्मेशन देता है, मेन एनर्जी लेवल। नंबर 2, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nucleus. Number 3, energy of electron, energy of electrons, energy of electron, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था Z²/n² into 13.6, energy of electron, velocity of electron, velocity ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Z/n into 2.188 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो रिलेटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ ऑर्बिट, क्या ध्यान रखना है,
more the value of n, more the value of n, n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, जैसे हमने कहा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, हायर द वैल्यू ऑफ n, हायर द साइज ऑफ ऑर्बिट, हायर द वैल्यू ऑफ n, मोर द वैल्यू ऑफ n, मोर द साइज, मोर द साइज ऑफ ऑर्बिट, मोर द साइज ऑफ ऑर्बिट। तो क्या क्या चीजें डिटरमाइन कर रहा है उसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट्स को लिखते हुए चल रहे हैं। मेन एनर्जी लेवल, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमने लिखा अगले पॉइंट पे साइज ऑफ ऑर्बिट, साइज ऑफ ऑर्बिट। तो साइज ऑफ ऑर्बिट का रिलेशन भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से है। एंगुलर मोमेंटम of electron in angular momentum of electron in orbits, angular momentum of electron in orbit, angular momentum of electron in orbit। फिर से एक बार फॉर्मूला मैं रिकॉल कर देता हूं, mvr इक्वल टू n इंटू h बाई 2 पाई, n इंटू h बाई 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही मिलेगी। ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का इंफॉर्मेशन भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। जैसे हमने कहा ऑर्बिट और किस ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिट एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 1, सेकेंड ऑर्बिट होगा तो उसमें कितने हो जाएंगे 4, थर्ड ऑर्बिट होगा तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर तो कितने आ जाएंगे 9, एक s का, 3 ऑर्बिटल p के और 5 ऑर्बिटल d के, 5 ऑर्बिटल्स d के। फोर्थ ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे 16, एक ऑर्बिटल s का, 3 ऑर्बिटल्स p के, 5 ऑर्बिटल्स d के, 5 ऑर्बिटल्स d के, 5 ऑर्बिटल्स d के और 7 ऑर्बिटल्स f के। तो कुल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए 16। कुल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फोर्थ ऑर्बिट में कितने हो गए 16 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर हियर 16। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को भी बताएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट दैट इज 2n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसको भी कौन डेजिग्नेट करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी ऑर्बिट के अंदर। ये डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम किसने दिया था बोरबरी ने दिया था। दिस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम वाज गिवन बाय बोरबरी। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है। अब बात करते हैं सेकंड पर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम L से डेजिग्नेट करते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम L से डेजिग्नेट करते हैं। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसने प्रपोज किया था इसको सोमरफील्ड ने। किसने प्रपोज किया था, पहली बार किसने बताया था कि सबसेल्स होते हैं, तो सोमरफील्ड ने इसको प्रपोज किया था, है ना। सोमरफील्ड ने इसको इसके बारे में बताया था। दिस क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी क्वांटम। सब्सिडरी और सेकेंडरी क्वांटम भी बोलते हैं इसको, सेकेंडरी क्वांटम भी इसको बोलते हैं। ये ध्यान रखना है किन के क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है।
सबसेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सबसेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पहली बार बताया सोमरफील्ड ने कि जो मेन ऑर्बिट्स होते हैं वो स्प्लिट करते हुए दिखते हैं डिफरेंट सब एनर्जी लेवल में, दैट इज सबसेल्स। नंबर 2, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स रिलेटेड विद द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स रिलेटेड विद द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। जैसे S के लिए L का वैल्यू 0, P के लिए 1 हम लोग अभी लिखते हैं, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट का फॉर्मूला अलग, ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला अलग। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स क्या होता है? mvr इक्वल टू n इंटू h बाई 2 और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स क्या होता है? म्यू स्मॉल i इक्वल टू अंडर रूट l प्लस 1 इंटू h बाई 2 इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। तो शेप ऑफ सबसेल्स का इंफॉर्मेशन, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। द वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज 0 to n-1। इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक चलती है? 0 से n-1 तक चलती है। 0 से स्टार्ट करके n-1 तक चलती है। तो देखो ये हुआ आपका प्रिंसिपल। एजीम्यूथल की वैल्यू L इक्वल टू होगा n-1। 0 से स्टार्ट करके ये चलेगी, 0 से स्टार्ट करके n-1 तक चलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अगर n इक्वल टू 1 होगा तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। n इक्वल टू 1 मतलब पहला ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। L की वैल्यू उसके लिए कितनी? 0। L की वैल्यू कितनी? 0। फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल आता है, दैट इज 1s, दैट इज 1s। सेकेंड ऑर्बिट के लिए कितना हो जाएगा? 2 - 1, तो 1 आ जाएगा, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0 1। सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबसेल आएंगे, 2s 2p। थर्ड ऑर्बिट 0 1 2, 3s 3p और 3d इन द थर्ड ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट 0 1 2 3, तो 4s 4p 4d और 4f सबसेल्स आर इन्वॉल्व इन द फोर्थ ऑर्बिट, और फोर्थ ऑर्बिट में ये सभी सबसेल्स आ जाएंगे। तो एक समराइज्ड वे देखिए, कहीं भी s के लिए L की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो फॉर s ऑर्बिटल्स, जब भी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होगा तो s सबसेल के ऑर्बिटल के लिए L इक्वल टू कितना आएगा? 0। जब भी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल्स में होगा तो p ऑर्बिटल्स, p सबसेल के ऑर्बिटल्स के लिए L इक्वल टू 1। d ऑर्बिटल्स के सबसेल के लिए क्या हो जाएगा? L इक्वल टू 2। और f ऑर्बिटल्स के सबसेल के लिए L इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो s के लिए L का वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होगा। ये याद रखना है, कैलकुलेट करके नहीं निकालना है, याद रखना है इसको। ठीक है, अब जैसे कभी क्वेश्चन आया, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s 3p 3d एंड 4f ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालो। तो क्या काम करना है? फॉर्मूला ध्यान रखना है, म्यू स्मॉल i इक्वल टू अंडर रूट l प्लस 1 इंटू h बाय 2 इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखो,
s कहीं भी होगा, मे बी 4s 5s 6s 7s कहीं भी होगा। तो फॉर s सबसेल और s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन के लिए, s सबसेल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर s l इक्वल टू ऑलवेज व्हाट 0। तो म्यू आई इसके लिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट 0 प्लस 1 इंटू h बाय 2 पाई। तो 0 प्लस 1 कितना 1 इंटू 0 किसी भी डाटा को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो फॉर एनी s ऑर्बिटल, किसी भी सबसेल के s ऑर्बिटल के लिए, किसी भी सबसेल के s ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अब अगर हम बात करते हैं 3p के लिए, तो फॉर एनी p द वैल्यू ऑफ l इज 1, मे बी 3p 4p 5p कुछ भी होगा। तो म्यू स्मॉल आई इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट l। तो 1 l प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इंटू h बाय 2 पाई। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2। तो आंसर क्या आ जाएगा रूट 2 इंटू h बाय 2 पाई, रूट 2 इंटू h बाय 2 पाई। अब था 3d, तो 3d के लिए क्या हो जाएगा, म्यू आई का वैल्यू किसी भी d ऑर्बिटल के लिए वैल्यू सेम होगी, अंडर रूट l प्लस 1 इंटू h बाय 2 पाई। तो हियर 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6, रूट 6 इंटू h बाय 2 पाई इज द वैल्यू। इसी तरीके से हम 4f के लिए भी निकाल लेंगे। f के लिए l की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे आप, 4 पुट कर देंगे। फॉर 4f था तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। फॉर f ऑर्बिटल्स l इक्वल टू 3। तो फॉर्मूला अंडर रूट l प्लस 1 3 प्लस 1 इंटू h बाय 2 पाई। तो 3 प्लस 1 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12। तो रूट ऑफ 12 इंटू h बाय 2 पाई। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम m से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट करते हैं। किन किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटलों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर 2 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर 2 ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन सा, किस एक्सिस पर, जैसे s स्फेरिकल होगा, p कैसा होगा, डम्बल होगा, उसका नोडल प्लेन किस एक्सिस में होगा, इन सब चीजों का इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट होना इज ऑल्सो कॉल्ड जेमन्स इफेक्ट। इसको हम जेमन्स इफेक्ट भी कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड जेमन्स इफेक्ट। जेमन्स इफेक्ट भी इसको हम कहते हैं। और अगर स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होती है तो उसको हम स्टार्क इफेक्ट भी कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क्स इफेक्ट। तो यह आया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड जेमन्स इफेक्ट। द वैल्यू ऑफ magnetic quantum number, magnetic quantum number is, the value of magnetic quantum number is minus L2 plus L through 0, minus L2 plus L through 0, माइनस L से प्लस L की तरफ जाएगी, कहां से स्टार्ट करके, 0 से स्टार्ट करके, माइनस L2 plus L through 0। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, लेकिन ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। m इक्वल टू
2l plus 1. It do not designate the value. It designate the number of orbitals. 2l plus 1, m equal to 2l plus 1. वैल्यू के बारे में स्पेसिफिकली मैं आपके साथ बात करूंगा यहां पे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -L2 प्लस L थ्रू 0. m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2l प्लस 1 हो जाएगा, 2l प्लस 1. तो देखो n की वैल्यू उससे कैलकुलेट होगी m, l से कैलकुलेट, l कैसे निकलेगा? n माइनस 1. इससे कैलकुलेट होगा m, 2l प्लस 1 क्या बताएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताएगा। जैसे n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, 1 माइनस 1 0, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट टाइम m इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1. तो 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1. तो एक ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होगा किसका? s का, 1s का एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है। सेकंड, जब आप l की वैल्यू 1 पुट करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3. तो p ऑर्बिटल l इक्वल टू 1, मतलब p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। p ऑर्बिटल के लिए m के p ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3. l इक्वल टू n इक्वल टू 3, तो l इक्वल टू 2, तो यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 ऑर्बिटल्स आर देयर, 4 3, 7 ऑर्बिटल्स आर देयर। अभी मैंने एक्सेस वैल्यू को नहीं बताया, उसका कारण है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हुआ L से M का, N से M का कैलकुलेशन। M पे जाने के लिए पहले L निकालेंगे, फिर M की वैल्यू निकालेंगे। अब इसका एक्सेस वैल्यू जो होता है वो अलग से ध्यान रखना है, एक्सेस वैल्यू। तो जो s ऑर्बिटल्स हैं उसके लिए m की एक्सेस वैल्यू हमेशा कैसी रखेंगे? 0 रखेंगे। तो l इक्वल टू 0 फॉर s सबसेल, m हैज ओनली वन वैल्यू दैट इज 0. तो l इक्वल टू 0 फॉर L इक्वल टू 0 फॉर S सबसेल, S सबसेल के लिए L की वैल्यू 0 एंड M अब 0 है तो 2 इंटू 0 प्लस 1 करोगे तो एक ही वैल्यू आएगी ना, एक ही। तो M इक्वल टू ऑल्सो 0 फॉर S सबसेल। S सबसेल के ऑर्बिटल के लिए M की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 आएगी। S सबसेल के ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, सीधे याद रख लीजिए। तो L इक्वल टू 0 फॉर S एंड m की एक वैल्यू आएगी, देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ m, 0 2 माइनस L2 प्लस L, तो 3 हो गई। तो एक ही वैल्यू आएगी, तो दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 0। तो m इक्वल टू 0 फॉर S ऑर्बिटल्स, हमेशा m इक्वल टू 0 फॉर S ऑर्बिटल्स रहेगा। अब देखो p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों के लिए मैं वैल्यू लिख देता हूं, px, py और pz। तो pz हमेशा कहां पे रहेगा? 0 पे रहेगा। px और py में भी +1 -1 +1 -1। तो x और y के लिए जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? मे बी +1 और -1, +1 या -1। d की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो d के लिए भी लिख देता हूं मैं। हालांकि आजकल क्वेश्चन को इस तरीके से निकाल लेते हैं कि इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो d के 5 ऑर्बिटल, dxy, dyz, dzx, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। यहां पे ये किधर रहेगा? 0 पे। इसके लिए मे बी +2 -2 +2 -2 +1 -1 +1 -1 फॉर dx, dzx, dzx। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर डिफरेंट एक्सेस, और ये वैल्यू हमको याद रखनी पड़ेगी, फॉर्मूले से नहीं निकलेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
अब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको यूलेनबेक और गॉडस्मिथ ने डिस्कवर किया था। यूलेनबेक और गॉडस्मिथ ने इसको डिस्कवर किया। स्पिन क्वांटम नंबर क्या डेजिग्नेट करता है? रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर वन। रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ spin of electron on its own axis, अपने अक्ष पर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से चलता है उसको बताता है। represent the direction of spin of electron on its own axis, maybe प्लस ऑफ मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द स्पिन क्वांटम नंबर। इतना इंफॉर्मेशन हमको स्पिन क्वांटम से चाहिए। अब देखो, जैसे कभी क्वेश्चन आया, फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर, अब क्वेश्चन सेम रहेगा, केवल मैं वैल्यू बदलते चलता हूं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए तो कहां पे होगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन? 1s1, 1s1। तो n इक्वल टू व्हाट? 1। n इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज इन फर्स्ट ऑर्बिट। s सब सेल के लिए l की वैल्यू 0, s सब सेल के ऑर्बिटल्स के लिए m की वैल्यू भी 0, फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं होगी। और l इक्वल टू, इसके बाद s इक्वल टू कितना? प्लस ऑफ, पहला इलेक्ट्रॉन प्लस ऑफ में रहेगा, 2 रहेंगे तो पहला प्लस ऑफ में और दूसरा माइनस ऑफ में रहेगा। अगर मान लो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा तो क्या हो जाएगा? 1s2, 1s2 is the configuration, n equal to 1 1, both the electron in the first orbit, s sub cell l equal to 0 0, a की वैल्यू होती है s के लिए m की 0 0, और स्पिन इज प्लस ऑफ माइनस ऑफ। और यही बात कहा था पॉली ने, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव एग्जिस्ट इन सेम क्वांटम स्टेट। 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, उनका स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो जाता है। अब देखो, यही बात मैं निकालता हूं पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पोटेशियम 19 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम 19, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम 19, तो कहां पे होगा? 4s1। तो n इक्वल टू व्हाट? 4। s में है तो l का वैल्यू 0, m की वैल्यू भी 0, और स्पिन कैसा होगा? +1/2, 4 0 0 प्लस ऑफ। अगर ये कभी भी d या f में जाएगा तो आपको एक्सेस वैल्यू याद रखना पड़ेगा। एक्सेस वैल्यू जो मैंने आपको लिखा है वो आपको याद रखना पड़ेगा, तब आंसर मिल पाएगा। ठीक है, तो कौन सा क्वांटम नंबर किस चीज को स्पेसिफाई करता है, इसको बहुत क्लियरली ध्यान रखना है। जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल नहीं है? n l m s। ठीक है, n इक्वल टू 4 0 0 प्लस ऑफ। अभी पोटेशियम के लिए देखा हमने, ये पॉसिबल है। 4 0 0 माइनस ऑफ, तो अगर कैल्शियम होगा तो माइनस ऑफ भी आ जाएगा। 4 3 2 4 3 2 प्लस ऑफ। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू 3 है तो F की बात होगी। अब F में मैग्नेटिक की वैल्यू +3 -3 तक जा सकती है। F में मैग्नेटिक की वैल्यू +3 -3 तक जा सकती है, मतलब 2 वहां पे पॉसिबल है।
अब अगर मैं इसको ऐसा करूं 4 2 3 प्लस हाफ, तो यहां पे ये सेट क्वांटम नंबर का क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू उसके लिए 3 नहीं हो सकती है, क्योंकि एल की वैल्यू 2l + 1 से जब मैक्सिमम 5 आई तो 5 आई तो 0 से +2 और -2 तक ही जा सकती है। तो ये हुआ कैलकुलेशन क्वांटम नंबर से रिलेटेड। दिस इज द कैलकुलेशंस रिलेटेड विद द क्वांटम नंबर, कैलकुलेशंस रिलेटेड विद द क्वांटम नंबर्स, कैलकुलेशन रिलेटेड विद द क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस पे हमने बात किया। अब आगे बात करते हैं और क्या क्वेश्चन आता है। जैसे हमने कहा, देखो n + l = 5, एक क्वेश्चन लिया n + l = 5। हाउ मेनी सबसेल्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी सबसेल्स आर पॉसिबल, कितने सबसेल इसमें पॉसिबल हैं, हाउ मेनी सबसेल्स आर पॉसिबल हियर, हाउ मेनी सबसेल्स आर पॉसिबल हियर। ओके, तो देखो अब क्या करना है, n + l = 5 दिया है आपको, n + l = 5 इज गिवन, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 + 0 = 5। अगर 5th ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी और उसके लिए s के लिए l की वैल्यू 0 हो जाएगी। किसके लिए, 5s के लिए। ये पॉसिबिलिटी किसके लिए, 5s के लिए। ऐसा भी लिख सकता हूं मैं 4 + 1 = 5, किसके लिए, 4p के लिए। और मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना, 4 + 1 5, 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5, किसके लिए, 3d के लिए भी पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो 3d के लिए तो इसमें कितने सबसेल पॉसिबल हो जाएंगे, 3 सबसेल्स आर पॉसिबल। n + l = 5, 4 + 1 5, 3 + 2 is also 5। ठीक है, इसमें कौन सा सबसेल नहीं आएगा, 4f नहीं आ पाएगा, 4f नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसको हम स्प्लिट अप 3 अगर 2 + 3 2 + 3 स्प्लिट कर दोगे तो 2 के लिए l की वैल्यू 3 नहीं आएगी, 2 के लिए l की वैल्यू 3 नहीं आएगी, तो ये अगला सबसेल f वाला पॉसिबल नहीं है। n + l = 6, देखो तो 6 + 0 = 6, किसके लिए लिख सकता हूं मैं, ये 6s के लिए। 5 + 1 = 6, किसके लिए, 5p के लिए। 4 + 2 = 6, किसके लिए, 4d के लिए। 3 + 3 = 6, मैथमेटिकली तो हो सकता है, लेकिन अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 3 नहीं आएगी, क्योंकि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, l = ऑलवेज n - 1, l = n - 1। तो अगर यहां पे वैल्यू n की 3 रखोगे तो उसमें से 1 माइनस करोगे तो l का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना आएगा, if n = 3 then possibly the maximum value of l is 2, so 3 + 3 = 6 is not possible here। 3f सबसेल्स इसलिए पॉसिबल नहीं होते हैं, तो ओनली 3 is possible again, केवल 3 ही सबसेल यहां पर भी पॉसिबल है, 3 ही सबसेल यहां पे भी पॉसिबल निकलेगा। तो ये बात ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये सब चीजें आपको दे देंगे, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इंटर्ड फर्स्ट, इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इंटर्ड फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन की एंट्री किस ऑर्बिटल में पहले होगी, ये निकालना है हमें, इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इंटर फर्स्ट। ठीक है, अब अगर ऐसा दिया हुआ है 5s 4d 4p और 4f, इस ऐसा दिया हुआ है, किसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, इन विच इलेक्ट्रॉन इंटर फर्स्ट। तब हम कैसे काम करेंगे, n + l की वैल्यू रखेंगे इसकी, n + l 5s, तो कितना हो जाएगा
5 प्लस 0 इक्वल टू 5। ओके, तो n प्लस एल का वैल्यू कितना है? 5 है। n प्लस एल इक्वल टू 5, यहां पे कितना हो जाएगा? 4, एल की वैल्यू कितनी? 2, तो कितना आ जाएगा? 6। यहां पे 4p, तो 4 प्लस एल की वैल्यू 1, 5, तो कितना आ गया? 6 आ गया। 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। एन प्लस एल की वैल्यू को हम सम अप करके देख रहे हैं। सबसे कम किसके लिए है? सबसे कम एन प्लस एल का वैल्यू है 5s के लिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? यहां से 5s में जाएगा। अगर उसके बाद पूछते तो 2 के लिए वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। 2 के लिए वैल्यू 6 आ रही है। उस कंडीशन में किस में जाता है? जिसके लिए n का वैल्यू n प्लस एल इक्वल टू 6, तो n प्लस एल इक्वल टू 6। अच्छा, जिसके लिए n की वैल्यू मिनिमम है, यहां पे 4p लिखा मैंने, तो 4p, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 ही होगा ना। 4p1, तो 4 प्लस 1 तो 5 होगा। तो फिर सेकंड नंबर पे किस में जाएगा? इसमें जाएगा। 2 के लिए 5 है, तो सबसे पहले किस में जाएगा? जिसका n मिनिमम है, तो जिसका n मिनिमम है तो इसमें जाएगा। फिर इसके बाद इसमें, फिर इसके बाद 5s, 5 प्लस 0 5, और यहाँ पे 4 प्लस 1 5, तो 2 के लिए 5 आया, तो सबसे पहले किस में जाएगा? 4p में, तो यहां पे जाएगा फर्स्ट नंबर पे, यहां पे जाएगा सेकंड नंबर पर, क्योंकि इस कंडीशन में उसमें जाता है जिसका n मिनिमम है। 2 के लिए 5 आ रहा है। अब देखिए इसके बाद किस में जाएगा? 6 वाले में, थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे इसमें, और सबसे लास्ट में कहां जाएगा? फोर्थ नंबर पे इसमें जाएगा। फोर्थ नंबर पे जाएगा 7s में। तो ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंट्री होगा? तो n प्लस एल की वैल्यू से ही उसका भी सॉल्यूशन आएगा। n प्लस एल इज मिनिमम, जिसके लिए n प्लस एल का सम सबसे छोटा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। अगर n प्लस एल की वैल्यूज सेम आ रही है, अगर n प्लस एल की वैल्यूज सेम आ रही है, तो उसमें पहले जाएगा जिसके लिए n मिनिमम होगा, जिसके लिए n की वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स में एंट्री के लिए, है ना। और एंगुलर नोड और स्फेरिकल नोड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एंगुलर नोड्स, हमेशा एंगुलर नोड्स कैसे निकालते हैं हम? एंगुलर नोड्स इक्वल टू एल। अब आपके पास एल की वैल्यू पता है आपको, एस के लिए 0, तो एस में हमेशा एंगुलर नोड कितनी होगी? 0। पी के लिए 1, तो पी में हमेशा एंगुलर नोड कितनी होगी? 1। डी में कितनी होगी एंगुलर नोड? 2, और एफ में कितनी होगी? 3। ठीक। स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड्स कैसे निकलेगी? स्फेरिकल नोड्स n माइनस एल माइनस 1, ये फॉर्मूला है, n माइनस एल माइनस 1। जैसे हमने कभी पूछा इन 4s, तो 4s में क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 0, 0 माइनस 1, तो स्फेरिकल नोड्स 4s में कितनी आ जाएगी? 3 स्फेरिकल नोड्स, 4p, 4p, तो 4 माइनस एल का वैल्यू कितना? 1, माइनस 1 फॉर्मूले वाला, तो स्फेरिकल नोड 4p में कितनी बचेगी? 4 माइनस 1 माइनस 1, तो 2 माइनस हो गया, तो कितनी बची स्फेरिकल नोड्स? 2। तो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ स्फेरिकल नोड्स। ठीक है। अब 2 छोटे पॉइंट्स पर और बात करेंगे हम लोग, उसके फॉर्मूले बताऊंगा मैं, आपको वहां पे क्वेश्चंस करने हैं, एक एक न्यूमेरिकल जरूर उसमें आपको करना है। ठीक है। एक है यहां पे डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन, डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन। अब आपको किसी डेरिवेशन का जरूरत नहीं है। डी ब्रोगली ने क्या काम किया था? फर्स्ट अटेम्प्ट अबाउट द ड्यूअल नेचर, पहले बार ये बताया था कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं वो डुअल नेचर के होते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैसे होते हैं? डुअल नेचर के होते हैं। जब वो रुके हुए रहते हैं इन पोजीशन ऑफ रेस्ट, इट बिहेव्स एज पार्टिकल, वेयर इन मोशन इट बिहेव्स एज वेव। जब वो रुके हुए होते हैं
तो कैसा बिहेव करते हैं, पार्टिकल जैसा, और चलते रहते हैं जब स्पीड में होंगे तो कैसा बिहेव करेंगे, वेव के जैसा। तो ड्यूअल नेचर को किसने डिस्क्राइब किया, डी ब्रॉगली ने पहली बार ऑब्जर्व किया। एंड द ड्यूअल नेचर ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय डैविसन एंड जर्मर। ड्यूअल नेचर को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था, डैविसन और जर्मर ने। किसने प्रूव किया था, डैविसन और जर्मर ने प्रूव किया था। ड्यूअल नेचर का एक फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और मास इनटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी भी हम लिख सकते हैं। इट मींस द वेवलेंथ ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक particle is reciprocal to its momentum. Wavelength of moving microscopic particle is reciprocal to its momentum. जहां पे h को हम कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल्स इनटू सेकंड। ये h का वैल्यू है। तो एक बात तो इस पे एक दो क्वेश्चंस जरूर करने हैं, ठीक। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी को ध्यान रखना है, ये ड्यूअल नेचर से रिलेटेड है। एक और कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहा था हाइजेनबर्ग ने, द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड टुगेदर बाय 100% एक्यूरेसी। द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड टुगेदर विथ 100% एक्यूरेसी। सूक्ष्म गतिशील कण के स्थिति और संवेग का एक साथ पूर्ण सत्यता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनकी वेलोसिटी बार बार चेंज होती रहती, प्रोजेक्टाइल होती है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल और ग्रेटर देन एच बाय 4 पाई, कॉन्स्टेंट की वैल्यू से ज्यादा होती है। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। जब मुझे न्यूमेरिकल करना होता है तो हम एग्जैक्टली इक्वल लिख देते हैं, अदरवाइज ये ऐसा रहता है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। तो द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड टुगेदर बाय 100% एक्यूरेसी। इन दोनों फॉर्मूलों पर एक एक न्यूमेरिकल जरूर लगाना है। वैसे मैं इन पे टेस्ट में आपके लिए न्यूमेरिकल डालूंगा, डीपीएस में भी डालेंगे हम लोग न्यूमेरिकल। तो इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना है और इस पे आपको काम करना है। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में जिन पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है, तो आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। देखिए, सभी चीजें इनफाइनाइट होती, खींचना है तो 2 घंटे और एटॉमिक स्ट्रक्चर चल सकता है। मैंने ही 18 लेक्चर्स में इसको पढ़ाया है, लेकिन बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, बहुत ही स्मार्टली वर्क करना है। जो जितने टॉपिक्स जहां जहां से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उन सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया। अब अगले लेक्चर में पीरियोडिसिटी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे।